आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप आजकल प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने हड़प्पन कल्चर पढ़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, पाषाण काल पढ़ा, स्टोन एज। और अब इसके बाद हम आते हैं वैदिक काल में। तो वैदिक काल के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के पहले ये जानेगी कि यह समय जो है कब से कब तक था। तो वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो हो गया इसका समय। अब इसके बाद अब आते हैं वैदिक काल के संबंध, उस समय का जीवन कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, और उस समय का रहन सहन का स्तर, ये सब क्या था, लोगों का जीवन कैसा था, कृषि कैसी थी, सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पशु जो है मनुष्य के लिए सदैव से ही उपयोगी रहा है और इन दोनों का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और पशुओं को पालने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसा कि आरंभिक आर्य जो थे वो पशुपालक थे, और जो भारतीय इतिहास जानते हैं उसमें जब पाषाण काल में जाते हैं तो उसमें भी सबसे पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था। तो ये आप जान गए कि पशुपालन का जो है कल्चर आरंभिक काल से चला आ रहा है। अब आते हैं कि वैदिक काल से क्या मतलब है, क्या अर्थ है वैदिक काल से, वैदिक काल से क्या समझते हैं आप, वैदिक काल से क्या तात्पर्य है। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं, इसकी मीनिंग कि वैदिक काल का अर्थ जो है वो है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता हो, मतलब वेदों के साहित्य से जो जानकारी मिलती है वो वैदिक काल माना जाएगा। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और वैदिक मतलब वेदों से संबंधित। अब आ जाते हैं वेदों पर। वेद क्या है? वेद धार्मिक ग्रंथ हैं और वेदों की संख्या कितनी है? वेद 4 हैं। चारों के नाम हम बताएंगे। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये तो हो गई वेद की बात। और ये माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी समाप्ति के बाद, जब उसका मतलब वो समाप्त हुई, ख़त्म हुई, तो उसके बाद वैदिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अब आते हैं वैदिक कल्चर के संबंध में। जैसा कि आपने जाना कि वैदिक कल्चर जो है आर्यों के जीवन से संबंधित है। तो जो प्रारंभिक जीवन था इनका, इनकी शुरुआती जो लाइफ थी, आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, कबीलों में रहते थे, गाय बैल घोड़ा आदि पशु को पालते थे, चारा पानी और उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थे वो यहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थान पर बसते गए। माना जा सकता है कि 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास, सरस्वती नदी के किनारे बस गए थे। कह सकते हैं कि आरंभिक जीवन में आर्य किन नदियों के किनारे बसे थे? तो ये इसका जवाब होगा कि आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए थे। अब इसके बाद आर्य सभ्यता का प्रसार, इस पर हम आते हैं। आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार कैसे हुआ आर्यन कल्चर का? तो इसका जवाब अगर देखें तो भारत में आर्य जो सभ्यता का आरंभ होता है वो सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इस बात को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। एक मत नहीं है इनके विचार में, कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकार कहते हैं कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। जैसा कि इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि भारत में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था। तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर, इन सारी जगहों, बंगाल की खाड़ी, ये सब दिखा रहा है इस मानचित्र में जो एरिया है। और इस लक्षद्वीप, तो ये सप्त सैंधव जो हैं। अब हम आते हैं सप्त सैंधव क्या है। सप्त नदी, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती, ये सब सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का समूह। ब्रह्मावर्त, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है ब्रह्मावर्त कहा जाता था। ब्रह्मर्ष से गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो था वो ब्रह्मर्ष था। और आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल प्रदेश पर्वत तक का जो क्षेत्र था वो आर्यावर्त कहलाता था। दक्षिणापथ
विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र जो था वो दक्षिणापथ कहा जाता था। बच्चों, वेद शब्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आते हैं वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जान लीजिए। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है, जैसा कि हमने अभी आरंभ में बता दिया था, लेकिन एक बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका जवाब ये है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद के 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक आयोजनों में उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स रे ग म प ध नी का वर्णन है। और यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों और उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में वेद मंत्र, जादू टोने का वर्णन है। देखिए, गायत्री मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार आपने गायत्री मंत्र सुना। और अब आगे देखिए, इसका यहाँ पर अर्थ भी दिया हुआ है। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिर्पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। और इसके बाद वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में, मतलब 2 भाग में इसको डिवाइड किया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और जो पहला ऋग्वैदिक काल है उसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। फिर आते हैं आर्यों के जन। जन क्या है, क्या मतलब है उसका, ये आप इसमें आगे जानेंगे। तो पहले आर्यों के संबंध में जानते हैं, उनका रहन सहन कैसा था, सामाजिक पारिवारिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले आर्य जो है वो कबीलों में रहते थे। इन कबीलों में का नाम मुखिया के नाम पर होता था और इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हम गुरुजन, यदुजन, तुदर्शजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन या स्वामी बताया गया है, उसे जन रक्षक कहा गया है। और यहाँ देखिए, इकाई जन, इसका प्रमुख राजा होता था। विश का विशपति, ग्राम का ग्रामणी और कुल का ग्रह का कुलाप या गृहपति। तो आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विशपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम और इस पर ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित था। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। अब इसके बाद आते हैं राजा की बात करते हैं। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था, ये बात आपने पहले भी जानी। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना, जैसा कि राजा का स्वाभाविक कर्तव्य भी है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो ये परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है। और युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया था और राजा को व्यापार अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजतंत्र था, परंतु राजा पर भी नियंत्रण करने की शक्तियां थीं। सभा और समिति नाम की संस्थाएं थीं जो राजा को नियंत्रित रखती थीं। बच्चों, वैदिक काल नाम का पाठ जो बहुत लंबा है, इसलिए इसका हम आधा इस वीडियो में कवर करते हैं, आधा ही डिक्टेट करेंगे। आधा हमारी अगली वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें आप आगे का
पाठ पढ़ेंगे और उसके विषय में जानेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, काम की लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए, ताकि हम अवगत होते रहें और आपकी इच्छा के अनुरूप भी वीडियो तैयार कर सकें। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें और साथ ही साथ इसको शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।